Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about how the process of this Poland work visa works and how much time duration is required to get this work visa. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड का वर्क परमिट जो आप एक्वायर करते हैं, तो इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है और प्रोसेस कैसे वर्क करता है, और जो आपका वर्क परमिट आने के बाद आपका जो वर्क वीज़ा आता है उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और पोलैंड वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाते रहूँगा, जो भी अपडेट आते रहेगा। अभी मैं आपको वर्क परमिट के बारे में बता देता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। अब जो आप वर्क परमिट ऑब्टेन करते हैं, इसको आप तीन तरीके से वर्क परमिट ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है, आप जो डोमेस्टिक जो इंडिया के अंदर एजेंट है इनके थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। इसमें जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए आपको चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस होता है कि आप इंटरनेशनल एजेंट के थ्रू इसको एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आप पोलैंड में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो प्रोवाइड करते हैं तो थोड़े चार्जेस कम रहते हैं, आधे चार्जेस हो जाते हैं। अगर इंडिया में 2 ढाई लाख रुपए वर्क परमिट के मांग रहे हैं तो वो आपको जो 1 साल का वर्क परमिट है उसके अप्रॉक्सीमेटली 9,999 आपको चार्ज करते हैं, जो इंडिया में होता है 90,000 रुपये। इसके अलावा आपको बताता हूँ कि जो थर्ड ऑप्शन क्या रहता है, अगर आप वेबसाइट के थ्रू सर्च करते हैं, जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, अदर जॉब बोर्ड्स हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अपना आप उसके लिए आपको एक रिज्यूमे रिक्वायर्ड होगा, आपका सीवी होना चाहिए, यूरोपास सीवी होना चाहिए। और यूरोपास सीवी अगर होगा भी तो नहीं, आपका जो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जो कवर लेटर होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है। कवर लेटर में आपको मेंशन करना होता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये नहीं मेंशन करना होता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर को अकेले रहती है, ये चीज़ आपको कुछ मेंशन नहीं करनी है। आपको वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बात करना है। वो जो कवर लेटर वाला होता है उसमें खाली समराइजेशन होता है आपके जो भी आपने काम करा है। जस्ट समराइजेशन ऐसा होता है जैसे आप अपने वर्क परमिट जो आपका सीवी है, कवर सीवी है, सीवी में आप मेंशन करते हैं कि मैंने इंडिया में इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक का मैंने काम किया एज अ वेयर हाउस पैकेजिंग ऑपरेटर। आप मेंशन कर सकते हैं जो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे मैंने आप मेंशन कर सकते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट था, ऑर्डर प्रोसेसिंग था। पर जो आपका कवर लेटर होता है आप एक रफ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। जैसे आप बनाओगे उसको, उसमें आप मेंशन करोगे आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस मच ईयर्स इन टू वेयर हाउस। वेयर हाउस जो आपकी पोजीशन टाइटल होगा वो मेंशन कर दोगे। उसके बाद एक रफ आइडिया देते हो कि आप क्या काम कर सकते हो, आपका इंटेंशन क्या है, आप न्यू कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सीवी वाला कवर लेटर डिफरेंट होता है, और जो आप वर्क परमिट में जो वर्क वीजा एम्बेसी में सबमिट करते हैं वो कवर लेटर डिफरेंट होता है, आपको ध्यान रखिए। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस होता है, सीवी और कवर लेटर बना के आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जॉब पोर्टल्स में। अगर आपका एक्सपीरियंस उनको रेलेवेंट लगता है, अगर ओपनिंग आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग आपको कंसिडर कर लेंगे। इसमें ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ में सारी फाइलिंग करता है। एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है आपका, और जो आपका वीज़ा है आपको वीज़ा प्रोसेस इंडिया से आपको खुद करते हैं। इंडिया में आपको लॉयर वहाँ से आप जो उनके लॉयर कंपनी लॉयर होते हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है। इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो वीज़ा फ़ी है वो भी रिम्बर्स कर देते हैं, और जो आपका इंटरनेशनल टिकट वगैरह होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर डी कैटेगरी में जाते हैं तो आपको अकोमोडेशन तो प्रोवाइड करते ही हैं, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं। अगर जो कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती तो उसमें थोड़ा सैलरी स्लैब हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द कंपनी हु इज़ प्रोवाइडिंग आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है जो। इसके अलावा बताना चाहता हूँ जो जो एम्प्लॉयर वाला वर्क है, जो जैसे स्किल सेट वाले जैसे लोग होते हैं, जैसे इंडिया पे जैसे आईटी टेक्नीशियन है और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और जैसे गूगल अभी नॉर्मली हायर करता है वहाँ पर वो पोलैंड में, इंडिया से बहुत बंदे हायर करता है वो डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए, कोई एचआर प्रोफाइल के लिए जाता है, अलग अलग प्रोफाइल है, साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं। तो ये स्किल्ड प्रोफेशन है। तो इसमें तो ऐसा होता है कि अगर एक बार आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका वर्क परमिट है ये भी आपको एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है। जो आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी लीगल वर्क होता है वो वहाँ का एम्प्लॉयर ही चेक करता है, और आपको वहाँ पर को वर्क वीज़ा प्रोवाइड हो जाता है। थोड़ा जो स्किल्ड प्रोफेशन है उसमें तो वीज़ा लगने के चांसेस हाई रहते हैं, क्योंकि जो डी कैटेगरी वर्क वीज़ा होता है इसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जाती हैं, उसमें लिमिटेड एप्लीकेशन जाती हैं स्किल्ड वर्क वीज़ा में। तो इसमें ऐसा सिनेरियो रहता है कि आपको वीज़ा मिल ही जाता है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ जो स्किल्ड वीज़ा है इसमें अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होता है, क्योंकि जो इनकी सैलरी होती है सैलरी बहुत हाई होती है, 7,000 8,000 9,000 इतना जलोटी पर मंथ की सैलरी है, और इनके टैक्सेशन भी हाई होते हैं। इनका जो टैक्स स्लैब होता है अप्रॉक्सीमेटली 32% होता है। ऑब्वियसली अगर कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी कैंडिडेट ज़्यादा कमा रहा है तो टैक्स उसके हिसाब से ही भरना पड़ता है। इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जो 5 लाख रुपए कमाता है तो उसका टैक्स स्लैब अलग है, जो 7 लाख रुपए कमा रहा है उसका टैक्स स्लैब अलग है। तो ऐसे ही प्रोसेस वर्क करता है। पर अब हम यहाँ पे डी कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं।
जो डी कैटेगरी में आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, एक तो मैंने एक मेथड ये बताया कि आप डायरेक्ट जॉब पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप वर्क परमिट, अगर आपका एम्प्लॉयर आपका जो जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप मीट कर रहे हैं, अगर आप उनको आपका रिज्यूमे वगैरह सही लगता है, उनको लगता है कि आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो आपको हायर कर लेते हैं। उसमें जो लीगल वगैरह डॉक्यूमेंटेशन है वो सब एम्प्लॉयर वहीं कहीं देखता है और आपको यहाँ कुछ नहीं करना होता है। आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है और वीज़ा आप यहाँ से खुद अप्लाई करेंगे, उसमें आपको प्रोवाइड कर देते हैं वर्क वीज़ा। ये तो सबसे ईजी मेथड है, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। जो अदर मेथड है, ईजी मेथड भी है और बहुत ऐसे रेयर चांसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करते हैं वहाँ से। बहुत कम चांसेस होते हैं, मैं बताऊँ 20-30% चांसेस होते हैं जिसको इंडिया से वर्क वीज़ा मिल जाता है। हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा होता है, जो हॉस्पिटैलिटी में है, जैसे जिसने HM कर रखा है, जो रेस्टोरेंट लाइन पे है, कोई मैनेजर है, कोई वेटर है, कोई शेफ़ है, तो इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें ज़्यादा, इसकी जो पोजीशन वगैरह आती है, जैसे एक होटल लाइन है, इसमें ज़्यादा ये लोग इसमें प्रेफरेंस देते हैं HM वाले बंदों को। ये तो है फ्री जॉब पोर्टल्स का जो प्रोसेस होता है। जो दूसरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा प्रोसेस है आपका डी कैटेगरी का, जो आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। इंडिया में जो आप अप्लाई करते हैं तो एजेंट ईजिली आपसे पूरे प्रोसेस के 3.5 से 4 लाख रुपए मांग लेता है, जिसमें आपको वो एंड टू एंड पूरा काम करके प्रोवाइड करके देता है। आपका वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट आने के बाद वो डॉक्यूमेंट फाइल चार्जेस वगैरह होते हैं, आपकी फाइलिंग पूरी करके देते हैं वो लोग। उसके बाद जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, डमी टिकट है, सारा इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। इसमें ऐसा होता है कि सारी फाइल वो बना के देते हैं। आपका काम होता है कि आप वहाँ अपना एम्बेसी वगैरह में जाओ, VFS में जाओ और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दो वहाँ से। और इसमें ये हेल्प भी करते हैं कि एंड टू एंड फाइलिंग में पूरी। और जो तीसरा प्रोसेस होता है, तीसरा प्रोसेस है कि आप, जो थर्ड प्रोसेस है, आपको इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करना होता है, जैसे मैंने करा है। मैंने अभी जो यूरोप की, पोलैंड की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनसे कांटेक्ट किया था। तो उन लोगों ने मेरे को वर्क परमिट पूरा बना के दिया, वर्क परमिट बना के दिया, जिसके चार्जेस भी बहुत कम थे। जो चार्जेस थे उसके 999 यूरो हैं, 90,000 के आसपास। और उन्होंने कहा था कि पेमेंट कैसे करनी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले स्टार्टिंग वाले टाइम पे मेरे को 499 यूरो उनको पे करना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 42,000 रुपये, जब तक मेरा वर्क परमिट नहीं आ जाता। जब फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा उसके बाद आपको फुल पेमेंट करनी होगी 500 यूरो की। तो उसके बाद मैंने फुल पेमेंट करी 90,000 के आसपास। तो प्रोसेस कैसे चला मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन लोगों ने उधर से मेरे को बताया कि उनके पास अवेलेबल वैकेंसी कौन सी है। मैंने अवेलेबल वैकेंसी उन्होंने बहुत शॉर्टलिस्ट करके दी। तो फिर मैंने जो मेरे को रेलेवेंट लगी मैंने वो चूज़ करी, जो मेरे को रेलेवेंट लगी मैंने वो अपॉर्चुनिटी चूज़ करी उसमें से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आगे फाइल कर रहे हैं। उन लोगों ने फाइल कर दिया था आगे। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को 1 हफ्ते के अंदर, मैंने पेमेंट कर दी थी उसके बाद, और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरे को एक ऑफर लेटर बना के दिया जो उनकी एजेंसी का था। उन्होंने अपने उसमें पे रेट वगैरह मेंशन किया था कि हमसे कांटेक्ट हो गया, ये ऑफर लेटर हमारे एंड से है कि आपको जो जॉब ऑफर होगी उसमें इतना आपका पे रेट रहेगा। उन्होंने बना के दे दिया था। उसके बाद जैसे मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के 3 हफ्ते बाद उन्होंने बोला था कि एक एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको मिलेगी, जिसमें मेंशन होगा कि जो आपकी फ़ाइल है, हमने आपकी फ़ाइल सबमिट कर दी है वो वोइवोडशिप ऑफिस में। तो ऐसे ही हुआ, 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरे को वहाँ से जो रिसिप्ट है, जो आपका वर्क परमिट के लिए एम्प्लॉयर सबमिट करता है, वो रिसिप्ट उन्होंने मेरे को दे दी थी। ठीक है, उन्होंने मेरा ट्रेडिशनल मेथड से ही एप्लीकेशन फाइल किया था। 2 तरीके से फाइल कर सकते हैं वर्क परमिट, वो आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। और उसके बाद 3 हफ्ते बाद ऐसा हुआ था कि मेरे को रिसिप्ट मेरे पास आ गई थी। उसके बाद मेरे को वेट करना हुआ। उन्होंने कहा था कि अब 3 हफ्ते बाद आपको 8 से 12 वीक का टाइम ड्यूरेशन है, 3 महीने का टाइम, 2 से 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, आपको वेट करना है, इसमें आपका वर्क परमिट आएगा। फिर उसके 3 महीने बाद मेरा वर्क परमिट आ गया था। उन्होंने वर्क परमिट मेरे को ईमेल पे भेज दिया था। उन्होंने कहा जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको कुरियर कर देंगे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ से बन के आ रखे हैं। तो मैंने 1 हफ्ते बाद जैसे ही मेरा वर्क परमिट आया था उसके 1 हफ्ते का टाइम दिया था उन लोगों ने। 1 हफ्ते के अंदर मैंने जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कर दी थी। फिर मेरा वर्क परमिट उन लोगों ने मेरे को कुरियर के थ्रू इंडिया भेज दिया मेरी लोकेशन पर। जो वर्क परमिट, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे थे, उन्होंने उसमें उन लोगों ने वर्क परमिट भेजा था, वर्क परमिट के अलावा गारंटी लेटर भेजा था, उसके अलावा ऑफर लेटर भेजा था, और एक के आर एस तो क्या गारंटी लेटर के अंदर ही आता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट मेंशन किया था, अकोमोडेशन लेटर, ये डॉक्यूमेंट उन लोगों ने वहाँ से प्रोवाइड किए थे। अब जो प्रोसेस वर्क करता है इसमें आपको बताता हूँ कि जो ये लोग एम्प्लॉयर, जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करे रहती है, अलग अलग कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है। वो लोग आपका 2 तरीके से जो ये वर्क परमिट है फाइल कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है, ईमेल के थ्रू होता है। और जो अदर ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड में वो लोग बाई पोस्ट भेजते हैं वोइवोडशिप ऑफिस में। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से फाइल कर रहे हैं, 3 महीने, दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम रहता है वर्क परमिट आने का। फिर 3 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के अंदर वहाँ से वो लोग वर्क परमिट, जो वोइवोडशिप ऑफिस है उससे उनको वहाँ से 3 महीने के अंदर वर्क परमिट आ जाता है। जो वर्क परमिट आता है तो उसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से फाइल किया तो आपको ईमेल, जो
आपका एम्प्लॉयर है उसके पास ईमेल के थ्रू आएगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर आपका वर्क परमिट फाइल किया है तो वो उसी दिन, जैसे 3 महीने का जैसे टाइम ड्यूरेशन होता है, सेम डे उनको ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाता है। और वो आपको, अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से फाइल किया है तो आपको सेम डे आपको इंडिया में भेज भी देंगे। इंडिया और अदर लोकेशन में जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ पर वो सेम डे ही भेज देते हैं फाइल को। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इसमें थोड़ा डिले हो जाता है, 10-15 दिन का टाइम ड्यूरेशन और लग जाता है। पर दोनों सेम ही प्रोसेस है। मेरे को कुछ ऐसा तो लगता नहीं है कि अगर आप 3 महीने रुक सकते हैं तो 15 दिन का वेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपका वर्क परमिट आ जाता है तो उसके बाद फिर आपको फाइलिंग का काम होता है। अगर आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से बना रहे हैं तो आपको फाइलिंग खुद करनी पड़ेगी इसकी। जैसे मेरे को पूरा प्रोसेस के बारे में पता है तो मैं अपनी फाइलिंग खुद ही करूँगा। मेरे को कैसे कवर लेटर बनाना है, चेकलिस्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, डमी टिकट कैसे बुक करना है, और उसके बाद जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बनाना है, ये सब मेरे को खुद आता है तो मैं खुद ही बनाऊंगा। मेरे को कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। एजेंट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसके बाद जो फाइलिंग मैं खुद करूँगा अपनी, और फाइलिंग के बाद अभी अपॉइंटमेंट चेक कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जो पूरा प्रोसेस होता है, 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन आपका वर्क परमिट एक्वायर करने में लग जाता है। और मैं आपको बताऊंगा जब आपका वर्क परमिट आ रहा होगा 3 महीने के अंदर, इसके अंदर ही आप पीसीसी के लिए भी फाइल कर लें, डॉक्यूमेंट अपोस्टल करा लें। अगर आप इस ड्यूरेशन के अंदर अपोस्टल करा लेते हैं तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने एक गलती करी थी, मैंने वर्क परमिट का वेट किया, उसके बाद पीसीसी अप्लाई किया। मेरे को फरवरी 23 तारीख अपॉइंटमेंट मिल गया था, तभी 23 का मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था, तब तक मेरा पीसीसी नहीं आ पाया तो मेरे को उसको कैंसिल करना पड़ा अपॉइंटमेंट को। अब मैं वेट कर रहा हूँ 1-1.5 महीने से, अपॉइंटमेंट कुछ ओपन नहीं है। जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होगी तो फिर मैं दोबारा अप्लाई कर लूँगा। डॉक्यूमेंट मेरी फाइल पूरी रेडी है। और जो बैलेंस के लिए कहते हैं तो उसमें तो मैं बैंक सर्टिफिकेट लगाऊंगा। जो टाइम, जो उसमें अमाउंट ये लोग कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए तक का शो करना होता है। और जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग तो कहते हैं कि 3,000 से 3,500 यूरो के अंदर आप बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखिए, जो होता है तुम्हारा 3.5 लाख के आसपास। अब मैं बैंक स्टेटमेंट शो करूँगा, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। ये तो खैर पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसी प्रोसेस वर्क करता है जो पूरा प्रोसेस अगर आप एग्जैक्टली स्मूथली जो भी आपका एज पर इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 5 महीने के अंदर आपका वीज़ा का रिजल्ट मिल जाता है। आपका वीज़ा लगा या आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आप उसको आपको पता चल जाएगा 5 महीने के अंदर। 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन आपका वर्क परमिट के लिए, उसके बाद 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन आप लगा लो अपॉइंटमेंट मिलने के। 1 महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, 4 महीना हो गया, इसमें 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। 4.5-5 महीने का आप जो मैक्सिमम टाइम है इसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपका वीज़ा ग्रांट होगा या नहीं होगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप फिर दोबारा इसके लिए अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए आपको एम्प्लॉयर आपका एक वहाँ से ईमेल सेंड करता है कि हम इस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, हम इसको वीज़ा प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो एक अपील लेटर बना के देता है वो लोग, वहाँ ईमेल करके देता है। फिर आपको यहाँ से उसमें ऐसा होता है कि जो वीएफएस अपॉइंटमेंट की आपको जो पहले आपने स्लिप ले रखी है आपको वही लेके जानी पड़ेगी, रिफ्यूजल लेटर लेके जाना पड़ता है। और जो एम्प्लॉयमेंट आपका, जो एम्प्लॉय ने ईमेल भेजा है इसको भी प्रिंट आउट निकाल के ले जाना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आपको एक नया कवर लेटर बनाना होता है। और आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो आपका पुराना एप्लीकेशन जो आपने अपॉइंटमेंट लिया था उसकी रिसिप्ट लेके जाते हैं तो काम हो जाता है। आप अगर वहाँ जाएंगे तो तीन तीन दिन आप जैसे ही अगर ये वीएफएस में जाके आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, उसके 3 या 6 दिन के अंदर वो लोग आपको बुलाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। उसके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रीअपील कर सकते हैं आप। रीअपील का मतलब ये होता है कि आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन आपके एंड से पूरा प्रॉपर है और आपको वीज़ा क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा है। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि सर, अगर जो वहाँ का जो एम्बेसी का है उसको लगेगा कि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, आपने सारा जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको उनको फिर कोई डाउट लगता है इस केस में तो वो लोग आपका फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस होने में 5 महीने का टाइम ड्यूरेशन लगता है। अब मैं चार्जेस के बारे में आपको बता देता हूँ, ओवरऑल चार्जेस कितने लगते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको चार्ज लग जाएगा 1,20,30,000, 1,20,000 रुपये आप मान के चलें। 1,20,000 से 30,000 रुपये के अंदर आपका सारा फाइलिंग हो जाता है। वीएफएस की फ़ीस भी आपकी सबमिट हो जाती है। मैं ब्रेकअप आपको बता देता हूँ। 90,000 रुपये का आपका वर्क परमिट आता है। 10,000 रुपये, आप 7,000 रुपये आप मान लीजिए आपका इंश्योरेंस और आपका डमी टिकट में लग गया। 97,000 रुपये ये हो गया। 97 के बाद आपका जो होता है बैंक बैलेंस तो आप शो करेंगे। इसमें हल्का फुल्का 3,000 रुपये आप डॉक्यूमेंटेशन की और लगा लो, एफिडेविट वगैरह सारा बनाने के जो इतने चार्जेस रहते हैं। 1 लाख रुपये ये हो गया। 1 लाख के बाद हाँ इतना ही चार्ज रहता है। इसके बाद एडिशनल चार्जेस तो कुछ है नहीं। और 10,000 रुपये, 7,000 रुपये अपनी वीएफएस की फ़ी मान लो, 1,000 रुपये अपॉइंटमेंट बुक करना, तो 1,10,000 रुपये के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा आपका। और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू इंडिया में पकड़ते हैं तो 3.5-4 लाख रुपये तो वो लोग आपसे पूरे ले ही लेते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि 3.5-4 लाख रुपये देना वर्थ है। अगर आप कोई इंटरनेशनल एजेंसी भी पकड़ते हैं तो आप
वहाँ से वर्क परमिट ले लें। उसके बाद इंडिया में कितने एजेंट हैं जो 20,000 रुपये में आपकी सारी फाइलिंग कर देते हैं। 10,000 रुपये में आपका डमी टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाएगा। तो 20, 30, 40 हज़ार रुपये और मान के चलें, 1,30,40,000 रुपये में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। किसी भी एजेंट को 5 लाख रुपये देना मेरे को वर्थ नहीं लगता है। अगर आपको कोई जो इंटरनेशनल एजेंसी के लिए रिगार्डिंग लिंक वगैरह चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करा दूंगा उनके थ्रू। मैं अपना कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लूँगा। जो उनके चार्जेस हैं आप डायरेक्टली उनसे ही बात करेंगे। 999 जो भी डिस्काउंट वगैरह चल रहा था उसमें 1 साल का वर्क परमिट था। अगर 3 साल का वर्क परमिट है तो 1299 € था, 1299 €, जो अप्रॉक्सीमेटली 1,20,30,000 रुपये अगर 3 साल का वर्क परमिट लेते हैं तो आप, और 1 साल का लेते हैं तो 90,000 रुपये का है। तो आप डायरेक्ट उनसे ही कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 3.5 लाख रुपये उनको देते हैं तो उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती है। अगर आपका वर्क वीज़ा आ जाएगा तो आपको वर्क परमिट आ जाएगा तो आपका वर्क वीज़ा लगेगा ही लगेगा। उसमें भी ऐसे चांसेस हैं कि आपके सारा पैसा डूब जाए, 3, 3.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, जितना भी आपकी पहली इंस्टॉलमेंट लेते हैं वो लोग, उतना पूरा पैसा डूब भी सकता है। और दूसरा आपको सिनेरियो बताता हूँ कि अपना कोई भी एजेंट में इंडिया के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो अपना पासपोर्ट सबमिट मत कीजिएगा वहाँ पे। उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका वर्क परमिट अप्लाई करना होता है तो उसमें आपको खाली स्कैन कॉपी चाहिए होती है, ना कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। वो आपका जो एजेंट होता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रख लेता है ताकि आप कहीं और अप्लाई ना करें, और ऐसा कह देता है कि आपको अभी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना पासपोर्ट सबमिट कर दें आप, और आपका जब वीज़ा लग जाएगा उसके बाद ही पैसे देने होते हैं। इसमें खाली आपका प्रोसेस लेंदी चलता है। अगर आपकी फाइल अटक जाती है तो बहुत इशू आते हैं। अगर आप नहीं काम कराना चाहते, कहीं और जाना चाहते हैं, फिर भी आपका जो पासपोर्ट सबमिट होता है वो लोग वापस भी नहीं करते हैं जब तक आपका प्रोसेस एंड नहीं होता है। तो मेरे को वर्थ नहीं लगता है। इसमें खाली आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं। तो अगर मेरी मानो तो आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंट है उसको ही हायर करें, उससे ही अपनी फाइलिंग वगैरह लगाएं। और मैं 2-3 लिंक अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप कमेंट कर दें, मैं जो वहाँ के जो इंटरनेशनल एजेंट हैं उनकी डिटेल्स वगैरह आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और अपडेट चाहिए होंगे तो आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूँगा। आप कमेंट में टॉपिक मेंशन कर दो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू गाइज।